अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी, सबसे पहले क्योंकि आपका जो अनुभव है उस अनुभव से तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक को आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इससे क्या बदलाव मानते हैं कि हो सकते हैं? 3 और 4 सितंबर को हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जो अनाउंस किया था कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी का रेट कम करने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यहाँ ऑलरेडी जीएसटी के अंदर 5, 12, 18 और 28 4 जीएसटी के रेट चल रहे थे। सरकार इसको पूरा ओवरहॉल कर रही है और 12% वाला जीएसटी का रेट खत्म कर रही है। बेसिकली 12% पे जो भी जीएसटी के रेट के आइटम्स थे, या तो वो 5% पे आ रहे हैं, जो कि मेजरली प्रोडक्ट 5% पे ही आ रहे हैं। 18 पे या 28 पे उसमें से जाने वाला प्रोडक्ट शायद ही कोई एक आध हो जो हो। सेकेंडली 28% और 40% एक नया जीएसटी का रेट आ रहा है। नए रेट हो जाएंगे 5, 18 और 40। 28% का जीएसटी का रेट भी सरकार एबॉलिश कर रही है। अब आप कह सकते हो राहुल जी, ये तो 40% का रेट तो आप बढ़ा रहे हो, आप कह रहे हो कम हो रहे हैं जीएसटी के रेट। लेकिन देखिए, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे फॉर्च्यूनर जैसी एक गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं, 28% जीएसटी और 22% सेस है, तो आइडियली वो 40% से भी ज़्यादा ही टैक्स लग रहा था। उसको सरकार रेगुलेट करके 40% फ्लैट टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। अभी ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा सोचना है। बाकी जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसके बाद हमें इवेंचुअली पता चलेगा किस प्रोडक्ट के रेट पे क्या कम सरकार कर रही है। सेकेंडली, ये जीएसटी के रेट ओवरऑल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे ही ट्रंप साहब ने इंडिया के लोगों के ऊपर टैरिफ लगाया, वहाँ से मोदी सरकार ने ये देखा हमें कंजम्पशन अपनी देश में बढ़ानी है, तो प्रोडक्ट्स को सस्ता करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने जीएसटी के रेट को ओवरऑल करना एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना। बिल्कुल, और उम्मीदें हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से जिस तरह से आपने राहुल जी जिक्र किया है कि एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिले। मैं अगला आपसे पहलू समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल आईटीआर भरते हुए तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। किस तरह की खबरें सामने आई जहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब जब आईटीआर लोग फिल कर रहे हैं तो उन समस्याओं से सीखते हुए क्या हमें सीख लेनी चाहिए ताकि इस साल इस तरह की समस्याएं ना आए? लास्ट ईयर या मैं कहूँ बहुत सालों से यही चल रहा था। सैलरी क्लास बंदा एक गलत तरीके से प्रोविजंस को यूज़ करके अपने टैक्सेस को रिफंड करा रहा था। लाइक एक केस मेरे पास आया जिसने 20 लाख रुपए की अपनी सैलरी का पूरा टैक्सेस का रिफंड ले लिया, एंड दैट टू बाय क्लेमिंग फेक डिडक्शंस। फेक डिडक्शंस किस तरीके की? उन्होंने एक्चुअल में कोई डोनेशंस नहीं की हुई, पॉलिटिकल डोनेशंस। इवन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर पैसे डाल के रिफंड क्लेम कर लिया गया है, जबकि उस बंदे ने कोई भी अपनी डिडक्शंस इस तरीके की एक्चुअल में कोई डोनेशन नहीं की थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया और लगभग 90,000 बंदों को इकट्ठे नोटिस फ्लैश किए गए। कैन यू इमेजिन? सैलरी क्लास बंदों को यह कहा जाता था आपको तो नोटिस आता ही नहीं है, लेकिन इस बार 90,000 बंदों को इकट्ठा नोटिस आया एंड ए वूपिंग 1100-1200 करोड़ रुपए की टैक्स की रिकवरी की गई। और कहीं ना कहीं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स थे, जो ऑनेस्ट सैलरी पर्सन थे, जो गलत तरीके से रिफंड नहीं लेते थे, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप था, क्योंकि उन्हें यह लगता था दे आर फीलिंग कि वो चीटेड है, कि भैया मेरे साथ वाला एम्प्लॉई है, उसकी 20 लाख सैलरी है, वो रिफंड ले रहा है, अपना टैक्स नहीं दे रहा और मैं टैक्स दे रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या? इवेंचुअली वो बंदा आज खुश है कि मैंने अगर ऑनेस्टली टैक्स दिया है, मेरे टैक्स के पैसे से ही सारा काम हो रहा है सरकार का। हमें ऐसा फीलिंग के साथ टैक्स का पैसा सरकार को देना चाहिए। जो हमारा है वो हमारा है, लेकिन जो सरकार का है वो सरकार का हक, हमें मारने का हक नहीं है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ क्योंकि एक बड़ा पहलू क्रिप्टो भी हो जाता है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्रिप्टो की वजह से कितना असर पड़ा आईटीआर में, कितना बदलाव और कितना नुकसान के तौर पर देखा जाए इसे? क्रिप्टो एक बहुत ही अनरेगुलेटेड फील्ड है राइट नाउ, क्योंकि उसके अंदर सरकार को पकड़ पाना क्रिप्टो के केसेस काफ़ी टफ हो रहा है। बिकॉज सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इसमें हमारी एक बहुत बड़ी यंग जनरेशन क्रिप्टो की फील्ड में ऑलरेडी लगी हुई है। अब सरकार को उसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर डंडा भी चलाया और उनको इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी कराया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और उनको बोला कि आप कृपया शेयर करें कि कैसे पैसा मूव हो रहा है, क्योंकि वो पहले इंडियन गवर्नमेंट को डाटा शेयर नहीं कर रहे थे, जिससे बहुत सारा टैक्स का चोरी हो रहा था। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लिया। अब
हो क्या रहा है, अभी भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, आईटीआर नहीं भर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के नोटिस या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो आइडियली अगर कोई बंदा क्रिप्टो से कोई भी पैसा कमा रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, एक अच्छे कंसल्टेंट से अपनी आईटीआर जरूर चेक कराएं। सेकेंडली, एक पॉइंट मेरा रह गया था सैलरी क्लास बंदों के लिए, कृपया करके इस बार किसी भी फेक डिडक्शन को अपनी आईटीआर में रिपोर्ट ना करें, ईमानदारी से अपना टैक्सेस सरकार को जमा कराएं। एक नया पॉइंट और मैं आपके साथ यही ऐड करना चाहूँगा, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड पास कर दिया गया है। वो क्या है, इनकम टैक्स का डायरेक्ट टैक्स कोड हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की एसेंट उसको मिल चुकी है। 1 अप्रैल 2025 के बाद से ये नया एक्ट हमारे देश के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। आज तक हम पढ़ते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961, आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025। वाई? लेकिन ये एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025 से होगा, ये आज से एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले एक बहुत ही पुराना एक्ट चला आ रहा था, हमने देखा वैट को हटा के जीएसटी लाया गया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट पुराना ही चल रहा था 1961 का। उसी के अंदर अमेंडमेंट हो के वो बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो गई थी और किसी के लिए भी समझ पाना बहुत टफ हो गया था, जिसमें लगभग 550 के करीब सेक्शंस थे। राइट नाउ उसको कंप्रेस करके अप्रॉक्सीमेट 300 सेक्शन के आसपास ला दिया गया है और एक्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है। अभी उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन एक जो मेजर चेंज किया गया है जिसकी वजह से हर कोई बंदा परेशान था। पहले होता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, अब उन्होंने एक सिंपल वर्ड कर दिया टैक्स ईयर। तो अब लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इनकम टैक्स का कौन से साल की वो आईटीआर भर रहे हैं। बिल्कुल, जब इनकम टैक्स और जीएसटी के पहलू को हम समझ रहे हैं तो एक और विषय हो जाता है जिस पर चर्चा करना और आपसे समझना ज़रूरी हो जाता है। मैं बात करूंगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को ऐलान किया गया, एक बड़ी उम्मीद पेट्रोल के क्षेत्र में भी लोग लगा रहे हैं कि जीएसटी में अगर बदलाव होता है तो पेट्रोल में भी लोगों को रियायत मिल सकती है, इसे भी स्लैब में लाया जा सकता है। इस पहलू को किस तरह से बताएंगे? पेट्रोल डीजल ऑलरेडी वैट में चल रहे हैं और मेरे हिसाब से नाउ इज़ द राइट टाइम कि सरकार को उसको जीएसटी में ले आना चाहिए। मुझे पता है स्टेट की कंसेंसस बनाना थोड़ा सा सरकार के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को ही मानना पड़ेगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको दारू बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट वैट लगते हैं, देन उसके बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं जिससे स्टेट्स का रिवेन्यू चलता है। अब इवेंचुअली अगर हम उसको जीएसटी में ले आए विद ए 40% जीएसटी रेट, क्योंकि आज ये बातें होनी स्टार्ट हो गई हैं कि 40% के रेट को सरकार एक्टिवेट कर रही है। कुछ लोग ये कहेंगे सर ये 40% का रेट कैसे सरकार लगा सकती है, तो सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ लिख रखी है कि CGST मैक्सिमम 20%, SGST 20%, टोटल 40% का GST लगाया जा सकता है। तो जैसे ही 40% की चीज़ एक्टिवेट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाने का ये राइट मोमेंट है। इसको लाने का एक रीज़न और भी है, सरकार की बहुत आलोचनाएं हो रही हैं कि हमें तेल जब सस्ता मिल रहा है तब भी हम अपने लोगों को इतना महंगा क्यों दे रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल डीजल के ऊपर GST आएगा, एक इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री डीजल यूज़ करती है, उसके ऊपर अगर वैट लग रहा है उसके लिए आज उसका कोई इनपुट नहीं है, वो टोटली कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही वो GST में आएगा, दैट विल ऑल्सो बी एक्रूड एज ए इनपुट, वो इनपुट बन जाएगा और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि लोगों को भी रियायत मिले, राहत मिले, ताकि सभी लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिले। राहुल जी, एक और पहलू है जिसका शुरू में ही आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगी विस्तार से उसको आप बताएं। हम टैक्स स्लैब की बात कर चुके हैं, GST स्लैब की मैं बात करना चाहूँगी। तमाम ऐसी GST स्लैब्स हैं जिसके तहत हम चाहे नाई की दुकान में जाते हैं तो हमें GST स्लैब के तहत पेमेंट करना होता है, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो क्या इन स्लैब्स में किसी तरह की स्लैब्स को भी ख़त्म किया जा सकता है इस बदलाव के तहत? तो वो 12% के स्लैब को ख़त्म होने की बात हो ही रही है। इंश्योरेंस की पॉलिसियों को 18% से या तो 0% पे लाने की बात हो रही है या 5% पे। तो अगर ये इंश्योरेंस का ही जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर ये स्लैब कम किया जाता है तो लगभग मान लीजिए कि अभी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी हमें 10,000 की पड़ रही है, उसमें हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? अगर आप 18% से उसका 5% GST कर रहे हो तो 13%, 1300 रुपये का बेसिकली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मोटा मोटी। गाड़ियों के क्षेत्र में भी कह रहे हैं बहुत बम्पर लोगों को राहत मिलने वाली है इस दिवाली। ऑटो मार्केट डाउन हो गई है सारी, वो सब वेट कर रहे हैं मार्केट से। मेरे ही खुद इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं, इवन कमर्शियल ट्रक्स भी नहीं खरीद रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर 2 लाख रुपए उनको गाड़ी सस्ती मिलती है या ट्रक सस्ता मिलता है तो वाई नॉट टू वेट टिल 1 और 2 मंथ्स। और ये 3-4 तारीख को जो GST काउंसिल की मीटिंग आ रही है, इसमें हमें पता भी चल जाएगा कि सरकार ने क्या प्रपोज किया है।
इसके साथ साथ और किन क्षेत्रों में उम्मीदें हैं आपको कि बहुत बड़ा बदलाव, हम जैसे गाड़ियों के लिए तो अभी से ही लोग इतने उत्सुक हो गए हैं कि गाड़ियां खरीदनी बंद कर दी हैं, और किन क्षेत्रों में आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव जीएसटी में जो रिफॉर्म होने वाला है उसके बाद मिलने वाले? देखिए, इसके अंदर एक रिफॉर्म ये और आने वाला है। अभी क्या है, राइट नाउ अगर आप सेल ऑफ गुड्स में हो तो 40 लाख तक आपको जीएसटी नंबर नहीं लेना। अगर आप सेल ऑफ सर्विस में हो, मतलब आप कोई सर्विस की इनकम से पैसा कमा रहे हो, तो उसमें 20 लाख से ऊपर आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। 20 लाख से नीचे कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना होता। प्रपोजल तो हमारे पास तो ये आ रही है इन्फॉर्मेशन अननोन सोर्सेज से कि इसको 1 करोड़ तक करने का शायद प्रस्ताव पास किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 1 करोड़ तक जाएगा। बट हाँ, 50 लाख तक लेके जाना इट विल बी बेनिफिशियल। छोटे बिजनेसमैन के लिए ये बहुत बेटर है कि 50 लाख तक उनको कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना। राहुल जी, एक पहलू और समझना चाहूँगी मैं आपसे, क्योंकि हरियाणा की इस धरती पर हम मौजूद हैं, सोनीपत में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, पहलुओं को समझ रहे हैं। जीएसटी में जब से हमने देखा 2016 से जीएसटी आई, उससे पहले का दौर आपको मालूम होगा कि दिल्लीवासियों को अगर गाड़ी खरीदनी होती थी तो लोग हरियाणा आते थे, क्योंकि यहाँ पर रोड टैक्स कम लगता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बताइएगा। तो आप जब जीएसटी में रिफॉर्म्स होगा तो राज्यों के लिए कितना हितकारी होगा, व्यापारियों के हित से अलग हटकर अगर सरकारों के हित से बात करें तो? ये बहुत ही बेटर है कि देखिए, आप एक बात समझिए, पहले क्या होता था, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता था, जहां से माल चलता था सिर्फ उसी सरकार के पास वैट का रिवेन्यू आता था। मैं एक एग्जांपल बात करता हूं। सपोज किसी भी कंपनी की बात करते हैं हम, हीरो की कंपनी है। हीरो हर स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं खोल सकती। आप एक बात समझिए, हीरो ने मान लीजिए इंडिया के अंदर सपोज कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग खोल ली। मैडम, जो भी हीरो की स्कूटी बिकती थी उसका वैट का रिवेन्यू सिर्फ कर्नाटका स्टेट को मिलता था, चाहे स्कूटी कहीं मर्जी बिके। अब वो स्कूटी ऑल ओवर इंडिया बिक रही है, तो हर स्टेट के पास रिवेन्यू जाना चाहिए। जीएसटी आया तो क्या हुआ आपको पता है मैम, सारी स्टेट्स को रिवेन्यू मिलना शुरू हुआ। जिसकी जितनी कंजम्पशन थी उसको उतना रिवेन्यू मिलना स्टार्ट हुआ। तो हुआ क्या, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो डेस्टिनेशन बेस्ड थी वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हुई। बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के अंदर अपनी अप्रूवल दी। आपको पता है क्यों मैम? क्योंकि बिहार के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी बिहार के अंदर, लेकिन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। वो बेचारा स्टेट इसलिए पिछड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन नहीं था।